दोस्तों पिछली वीडियो में आपने एमएस वर्ड ऑफिस के बटन के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन के बारे में सीखा कि एमएस वर्ड में किस ऑप्शन का क्या यूज होता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम होम टैब में जितने भी भाग हैं और उन सभी भागों के अंदर जितने भी बटन्स हैं उन सभी बटन्स को आपको कैसे यूज करना है और उन सभी बटन्स का एमएस वर्ड में क्या काम है, इन सभी बटन्स के बारे में आज आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। और वैसे भी मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन दिनों हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं, वो भी एकदम शुरू से। और ये एमएस वर्ड की वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। और दोस्तों इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। तो इस आई बटन पर क्लिक करने के बाद भी आप उन वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में एमएस वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में बताया है कि किसको क्या बोला जाता है। और पार्ट 2 में एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन के बारे में एकदम डिटेल में बताया है। तो दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड में एक बिगनर से एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको वो दोनों वीडियो ज़रूर देखनी है, तभी आप एमएस वर्ड को एकदम अच्छे से समझ व सीख पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि एमएस वर्ड में जो सबसे पहला टैब है यही होम टैब होता है। और इस होम टैब को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है क्लिपबोर्ड, दूसरा भाग है इसका फॉन्ट, तीसरा भाग है इसका पैराग्राफ, चौथा भाग है इसका स्टाइल और पांचवा जो भाग है वो है इसका एडिटिंग। तो इस तरीके से होम टैब को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इस पहले वाले भाग में यानी कि क्लिपबोर्ड वाले भाग में हमें 4 बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है इसमें पेस्ट का, एक है इसमें कट का, एक है कॉपी का और चौथा है इसमें फॉर्मेट पेंटर का। तो ये फॉर्मेट पेंटर वाला जो बटन है ये बहुत काम का बटन है, तो इसे मैं अभी इसी वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कट कॉपी पेस्ट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेने हैं। तो टेक्स्ट लेने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। तो क्या फॉर्मूला है मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है अपनी कीबोर्ड से रेंड RAND रेंड इस तरीके से। उसके बाद लगाना है ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ लिखे लिखाए पैराग्राफ आ जाएंगे और इन पैराग्राफ को आप अपनी मर्जी के अनुसार भी मंगा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर केवल एक ही सेंटेंस मिले तो वो भी आप मंगा सकते हो। अभी फ़िलहाल इसके अंदर कितने सेंटेंस हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ तक इसमें एक सेंटेंस हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस ये हो गया, यानी कि 2 सेंटेंस हो चुके हैं एक पैराग्राफ के अंदर। और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ के अंदर 3 सेंटेंस हैं। तो अगर आप चाहते हो कि एक पैराग्राफ के अंदर केवल एक ही सेंटेंस हो तो आप एक सेंटेंस भी मंगा सकते हो। तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को देख के आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट का और फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ऑन द इंसर्ट टैब, ये हमें कट करने के बाद किसी दूसरी जगह पर लेके जाना है। तो अभी आपको कट में और कॉपी में अंतर समझना है कि क्या अंतर है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा।
कि ऑन द इंसर्ट टैब इसको मुझे कट करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है। इस तरीके से पहले ये सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपको ये कट करना है। ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ तक मुझे कट करना है। तो ऊपर जो कट का ऑप्शन है इस पर अपने माउस का कर्सर लेके जाना है और यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑन द इंसर्ट टैब जो था वो कट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप कोई फ़ोटो या कोई पैराग्राफ या आप कोई टेक्स्ट कहीं पे कट करके लेके जाओगे तो इस तरीके से कट करने पर वो कट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर नीचे मुझे ये पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे माउस का कर्सर आ चुका है। तो अब जैसे इस पेस्ट वाले बटन पर मैं एक बार ओके करता हूँ तो इस तरीके से ऑन द इंसर्ट टैब ये नीचे टाइप हो चुका है, यानी कि नीचे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद फिर से दोबारा से इसी पे एक बार और टैप करना है। तो इसे आप जितनी बार टैप करते जाओगे ऑन द इंसर्ट टैब ये इतनी बारी यहाँ पर पेस्ट होता रहेगा। तो ये ऊपर से कट होने के बाद ये नीचे पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल जेड। ये मैंने कंट्रोल जेड कर लिया है यहाँ से। तो यहाँ से मैंने ये कंट्रोल जेड कर लिया है। कंट्रोल जेड करने के बाद ये पहले जैसा हो चुका है। इसे यहाँ से भी हम अंडो या रीडो कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल जेड करने के बाद ये ऑन द इंसर्ट टैब जो लिखा हुआ था ये वापस हमारा पहले जैसा हो चुका है। अब इसके बाद समझ लेते हैं कॉपी वाले बटन का क्या काम है। तो फिर से हमें ऑन द इंसर्ट टैब को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। ऑन द इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें क्लिपबोर्ड वाले पार्ट पर जाना है। पार्ट पर जाने के बाद हमें कॉपी वाला जो बटन है इस पर एक बार अपने माउस का कर्सर लेके जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो चुका है हमारा ऑन द इंसर्ट टैब जो था। इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर पेस्ट वाला जो बटन है इस पर ओके कर देना है, यानी कि एक बार क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ऑन द इंसर्ट टैब नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑन द इंसर्ट टैब ऊपर भी लिखा हुआ है और ये नीचे भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक बार और पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये 2 बार इंसर्ट टैब यहाँ पर टैप हो चुका है। उसके बाद एक बार और कर देना है। तो जितनी बार आप इस पर टैप करते जाओगे, यानी कि जितनी बार आप इस पर क्लिक करते जाओगे ये उतनी बार ही पेस्ट होता रहेगा। तो दोस्तों अभी आप कट में और कॉपी में अंतर समझ गए होंगे कि कट में और कॉपी में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब आप MS वर्ड में किसी फ़ोटो को या किसी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को जब एक जगह से कट करते हो तो वो एक जगह से कट होने के बाद दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है। वहीं पर अगर आप कॉपी का इस्तेमाल करते हो, किसी फ़ोटो को आपको कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाना है या किसी पैराग्राफ को कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाना है या किसी सेंटेंस को आपको कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाना है, तो उस समय जब दोस्तों आप कॉपी करके लेके जाओगे तो कॉपी करते समय वो फ़ोटो या कोई फाइल पहली जगह भी रहेगी और जहाँ पर आप उसे पेस्ट करोगे वो उस जगह पर भी रहेगी। और अगर कट करके लेके जाओगे तो वो पहली जगह से कट हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरी जगह पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप कट में और कॉपी में अंतर समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों कट का और कॉपी का और पेस्ट का इस्तेमाल आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। तो कट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल X। तो कंट्रोल X की सहायता से आप किसी फ़ोटो को या किसी फाइल को या किसी फोल्डर को या किसी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को आप कट कर सकते हो। कट करने के बाद में अगर आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल V का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर अगर आपको किसी फाइल को या फोल्डर को कॉपी करके लेके जाना है तो कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल C का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट की के बारे में नहीं पता है तो मैंने कंट्रोल A से लेके कंट्रोल Z तक की जितनी भी शॉर्टकट की हैं उनकी एक वीडियो बना के मैं इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा। तो इस आई बटन पर क्लिक करने के बाद भी आप उस वीडियो को देख सकते हो और कंट्रोल A से लेके कंट्रोल Z तक की जितनी भी शॉर्टकट की हैं उन्हें आप इस्तेमाल करना सीख जाओगे।
तो दोस्तों इन सभी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप अपना अच्छा खासा समय बचा सकते हो और ये शॉर्टकट की आपको MS वर्ड में भी काम आएंगी और यही शॉर्टकट की आपको MS एक्सेल में भी काम आएंगी। तो दोस्तों इन सभी शॉर्टकट की को आपको अच्छे से सीख लेना है। तो दोस्तों इसके बाद अब जान लेते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने से पहले यहाँ पर मैं इतना पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी पहले फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पैराग्राफ ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मैं इसका जो है साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। और दोस्तों इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा इटैलिक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये इटैलिक कर लिया है। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा कलर भी फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से रेड कलर कर लिया है इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ली है। तो अभी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अभी मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक पेज है। लेकिन दोस्तों जब आप MS वर्ड के अंदर काम करोगे, यानी कि ई बुक वगैरह बनाओगे या कोई बुक वगैरह तैयार करोगे MS वर्ड के अंदर, तो दोस्तों आपके पास 5 पेज भी हो सकते हैं या 10 पेज भी हो सकते हैं या उससे अधिक पेज भी हो सकते हैं जिन पर आप काम करोगे। तो दोस्तों उस समय इस तरीके से जब आप फॉर्मेटिंग करोगे तो आपको इतना तो याद नहीं रहेगा कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, यानी कि यहाँ से मैंने कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल लिया है और यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखा है और कौन कौन से मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों इतना याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों उस समय हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके एक ही बार में पूरी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल मैं इस वाली लाइन में करके दिखाऊंगा आपको कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए जहाँ पर भी हमने पहले फॉर्मेटिंग की है और ऐसी ही फॉर्मेटिंग हमें फिर से करनी है, किसी भी लाइन के अंदर अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले आपको जहाँ पर आपने पहले फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। या तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लो जहाँ तक भी आपने फॉर्मेटिंग की है, या पैराग्राफ के बीच में कहीं भी आप एक बार अपनी माउस से क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका जो माउस का कर्सर है वो बीच में टिमटिमाने लगेगा। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर वाले बटन पर और यहाँ पर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जब आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो माउस का कर्सर है वो कुछ इस तरीके से ब्रश जैसा हो जाएगा। इसके बाद जहाँ पर भी आपको इसको अप्लाई करना है, तो मान लीजिए मुझे इस वाली लाइन में इसको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसे प्रेस करके ही रखना है आपको और लेफ़्ट से राइट की तरफ अपने माउस का इस तरीके से कर्सर लेके आना है। तो जैसे ही आप ड्रैग करके लेके आओगे उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लेफ़्ट बटन छोड़ोगे तो इस तरीके से जो आपने ऊपर फॉर्मेटिंग की थी सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर नीचे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों MS वर्ड में किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग की थी वही फॉर्मेटिंग सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको जहाँ पर भी इस तरीके से फॉर्मेटिंग कॉपी करके और दूसरी जगह अप्लाई करनी है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं यही आशा करता हूँ कि आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अब एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, आपको वो बहुत ही ध्यान से समझनी है और आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है और इसके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मैंने आपको अभी यहाँ पर कॉपी पेस्ट के बारे में बताया था। तो इस तरीके से जैसे कि हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, जैसे कि ये ऑन है, ऑन को मैंने इस तरीके से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैंने नीचे ये पेस्ट कर दिया। इसे पेस्ट करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑन भी पेस्ट हो और ये इंसर्ट जो लिखा हुआ है ये भी एक साथ दोनों पेस्ट हों। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर नीचे में जैसे इसे पेस्ट करता हूँ तो ये खाली इंसर्ट ही पेस्ट हुआ है, ये ऑन पेस्ट नहीं हुआ है।
तो दोस्तों ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ये ऑन और इंसर्ट दोनों एक ही साथ पेस्ट हों। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि क्लिपबोर्ड की साइड में आपको यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर एरो बना हुआ है, तो इस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तो इस तरीके से यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद में अब यहाँ पर आप जो भी कॉपी करोगे या जो भी कट करोगे तो उसे आप एक ही बार में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले इसे मैं यहाँ से बैक स्पेस से हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये इंसर्ट जो लिखा हुआ है इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं इसे सबसे पहले कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये कट कर लिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से ये कट किया है तो कट होने के बाद में यहाँ पर ये विंडो में आ चुका है। उसके बाद ये ऑन जो लिखा हुआ है इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पर ऑन भी आ चुका है और इंसर्ट भी आ चुका है। उसके बाद ये विद जो लिखा हुआ है इसको भी इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में इसे भी कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये योर जो लिखा हुआ है इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। उसके बाद एंड अदर जो लिखा हुआ है इसे भी मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ से ये कॉपी और कट कर लिए हैं। अब इसका मैं यहाँ पर आपको यूज़ दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज है। तो अब यहाँ से आपको जो भी पेस्ट करना है आप एक ही बार में यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये जितने भी वर्ड हैं एक ही बार में पेस्ट करनी है तो यहाँ पर पेस्ट ऑल का बटन मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ही बार में जितने भी आपने यहाँ पर वर्ड कॉपी या कट किए थे वो एक ही बार में यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये एक एक करके यहाँ पर पेस्ट हों तो आप जो भी वर्ड को यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद में योर करना है तो योर कर सकते हो। उसके बाद में एंड अदर करना है तो एंड अदर इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑन पेस्ट करना है तो ऑन पेस्ट कर सकते हो। विद करना है तो विद कर सकते हो। और एंड अदर फिर से आपको पेस्ट करना है तो फिर से कर सकते हो। जितनी बार आप एक वर्ड को पेस्ट करना चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो देखा दोस्तों आपने, क्लिपबोर्ड ओपन करने से हम एक ही बार में एक वर्ड को जितनी बार पेस्ट करना चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड के अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं मैं आशा करता हूं कि आप उन सभी बटन का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद जान लेते हैं कि फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सभी बटन्स का एमएस वर्ड में क्या काम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला बटन है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस बटन की सहायता से हम अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपना फ़ॉन्ट इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जितना आप सेलेक्ट करोगे केवल उतना ही यहाँ पर स्टाइल चेंज होगा। तो दोस्तों इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पहले वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट के जो स्टाइल हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से जो भी अपना फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार वो फ़ॉन्ट का स्टाइल रख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल पसंद हो बस उस स्टाइल के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से फ़ॉन्ट का स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करोगे बस उतना ही फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना सीख लिया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले बटन की जो कि है फ़ॉन्ट साइज़ का बटन। इससे दोस्तों इस बटन की सहायता से हम अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपको इस तरीके से अपने फ़ॉन्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है। जितना आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है केवल उतने फ़ॉन्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ वाले बटन पर आना है और इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट के साइज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 72 रख सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ करना है
तो आपको इस बॉक्स के ऊपर एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 200 करना है, तो मैं यहाँ पर 200 कर लेता हूँ और जैसे ही अपने कीबोर्ड से मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 200 हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जितना करना चाहो तो इस तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 22 कर लेता हूँ, जो पहले से ही था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करना सीख लिया। इसी की साइड में हमें 2 बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं। एक ये कैपिटल ए बना हुआ है और दूसरा भी ये एक कैपिटल ए बना हुआ है, लेकिन ये साइज में थोड़ा छोटा है। तो दोस्तों ये बड़ा ए जो बना हुआ है, यानी कि ये कैपिटल ए जो बना हुआ है साइज में जो बड़ा ए है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका जो फॉन्ट साइज है वो इस तरीके से बड़ा होता चला जाएगा। और अगर दोस्तों आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज़ अगर छोटा करना है तो ये बड़े ए की साइड में एक ए और बना हुआ है जो साइज़ में छोटा ए है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक स्टेप इस तरीके से ये छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे फ़ॉन्ट का जो साइज़ था वो 22 था। तो आप एक एक स्टेप करके इसे बड़ा भी कर सकते हो और एक एक स्टेप करके आप इसे इस तरीके से छोटा भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने इन दोनों बटन का भी यूज़ सीख लिया कि इन दोनों बटन को MS वर्ड में कैसे यूज़ करना है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे हमें और भी बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहला बटन है ये बोल्ड का। तो अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये बोल्ड हो जाएगा और इस पर अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हट भी जाएगा। तो जैसे ही इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये हट जाएगा और फिर से अगर एक बार क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये बोल्ड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड और अनबोल्ड करना भी सीख लिया। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। और अगर दोस्तों जैसे ही मैं इस पर अपने माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इस पर लिखा भी हुआ है Ctrl+B। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+B को सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपका जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है इटैलिक का। तो जैसे ही आप इस पर अपने माउस का एक बार लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमारा जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि इटैलिक हो जाएगा। और इसे दोबारा से पहले जैसा करना है तो फिर से इसी बटन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से पहले जैसा हो जाएगा। और इटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+I। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर इस पर लेके आया हूँ तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है Ctrl+I। तो ये इसकी शॉर्टकट की है। तो आप Ctrl+I की मदद से इसे इटैलिक कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक भी करना सीख लिया। इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है अंडरलाइन का। तो MS वर्ड में अंडरलाइन का क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। तो इसे समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं पूरे फ़ॉन्ट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरे पैराग्राफ को यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में तो अब मुझे ये अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए जैसे ही मैं अंडरलाइन वाले बटन पर एक बार क्लिक करता हूं तो इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ है वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये शॉर्टकट की से करना है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी Ctrl+U। तो Ctrl+U की मदद से भी हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसे फिर से पहला जैसा करने के लिए इस पर दोबारा से क्लिक कर देना है तो ये पहले जैसा हो जाएगा। और इसी की साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें और अलग अलग अंडरलाइन देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि ये डॉट डॉट वाली है, ये छोटे डॉट डॉट वाली है। सबसे नीचे यहाँ पर आपको जिगजैग अंडरलाइन देखने के लिए मिल जाएगी। उसी पर अगर मोर पर क्लिक करते हो तो मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और अंडरलाइन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों इन सभी को मैं आपको यहीं से ही समझाऊंगा, तो फिलहाल इसे कट कर लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अपनी अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए ये अंडरलाइन का जो बटन है इसी की साइड में एक एरो बना हुआ है। तो जैसे आप एरो पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे वाला जो बटन है ये कलर वाला बटन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी कलर रखना चाहो अपने अंडरलाइन का तो यहाँ से आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हो।
तो फिलहाल मैंने यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर से अंडरलाइन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने अंडरलाइन भी करना सीख लिया। अब दोस्तों इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है, यह है स्ट्रिक थ्रू का। तो दोस्तों MS वर्ड में स्ट्रिक थ्रू का क्या यूज होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्ट्रिक थ्रू को समझने के लिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप अपनी नोटबुक के अंदर कुछ भी लिखते हो और लिखते समय जो आपसे गलती हो जाती है और उस गलती के ऊपर आप उस गलती को दिखाने के लिए एक लाइन खींच देते हो, तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमें MS वर्ड में भी ये सुविधा मिलती है कि हम MS वर्ड में जैसे कि कुछ भी लिखते हैं तो लिखने के दौरान जैसे कि कुछ गलती हो जाती है बीच में, तो उस गलती को दिखाने के लिए यहाँ पर स्ट्रिक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से इसका यूज करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट को इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मान लेते हैं कि जैसे कि ये फॉर्मेट लिखा हुआ है तो ये फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है, तो इस गलती को दिखाने के लिए आपको स्ट्रिक थ्रू वाले बटन के ऊपर जाना है और अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो अब जो भी इसको पढ़ेगा तो पढ़ने के दौरान जब इस फॉर्मेट को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर फॉर्मेट जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से गलती को दिखाने के लिए हम MS वर्ड में स्ट्रिक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है सब स्क्रिप्ट का। तो दोस्तों MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट का क्या यूज होता है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CO2, इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 जो होता है वो O के थोड़े नीचे होता है। तो दोस्तों इसे सही ढंग से लिखने के लिए हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो किस तरीके से इसका यूज करते हैं, ये 2 जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप सब स्क्रिप्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ये 2 जो है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि CO2 जैसा कि रासायनिक सूत्र में लिखा जाता है ये ठीक उसी तरीके से यहाँ पर टाइप हो जाएगी। तो दोस्तों रासायनिक सूत्र लिखने के लिए इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने सबस्क्रिप्ट का भी यूज सीख लिया कि सबस्क्रिप्ट का यूज किस लिए किया जाता है। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं अगले बटन की। तो दोस्तों इसी की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है सुपर स्क्रिप्ट का। तो चलिए जान लेते हैं कि MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट का क्या यूज होता है। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट को आपको इस तरीके से समझना है कि जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर 12th लिखना है इस तरीके से, तो ये 12th जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि TH जो होता है वो 2 के ऊपर होता है। तो इसे सही ढंग से लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना है इसका, सबसे पहले आपको TH को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सुपर स्क्रिप्ट वाला जो बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो TH इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये अब 12th जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं अगले बटन के बारे में। तो इसी की साइड में हमें अगला बटन जो देखने के लिए मिल जाता है वो है चेंज केस का। तो MS वर्ड में चेंज केस का क्या यूज होता है, चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें और भी बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है वो है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस का मतलब जैसे कि हम इंग्लिश में पूरा सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस लिखते समय इंग्लिश का जो पहला वर्ड होता है, स्टार्टिंग का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है और बाकी जो वर्ड होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो अगर आप सेंटेंस केस में कर दोगे तो इस तरीके से इंग्लिश का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी के जो वर्ड हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। इसी के नीचे हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है जो कि है लोअर केस। लोअर केस करके इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं उनको स्मॉल कर सकते हैं।
तो इसे फिर से पहले जैसा कर लेते हैं। तो ये पहले जैसा हो चुका है। इसके बाद इसी में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है अपर केस। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद जितने भी सेंटेंस के वर्ड हैं वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे फिर से पहले जैसा कर लेते हैं सेंटेंस केस में। तो ये फिर से सेंटेंस केस में हो चुका है। अपर केस के नीचे हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटेंस के अंदर जितने भी पहले वर्ड हैं वो कैपिटल हो चुके हैं और बाकी के जो वर्ड हैं वो स्मॉल हैं। तो इसे फिर से सेंटेंस केस कर लेते हैं। कैपिटलाइज के नीचे हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है टॉगल केस। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड है तो ये पहला वर्ड यहाँ पर स्मॉल हो चुका है और इंग्लिश के बाकी के जितने भी वर्ड हैं वो सब कैपिटल हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम एमएस वर्ड में चेंज केस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसे फिर से मैंने पहले जैसा कर लिया है। तो दोस्तों इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है, यह है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। तो एमएस वर्ड में इसका क्या यूज है? तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये जो पैराग्राफ है सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको जिस कलर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है आप उस कलर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पीला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये पीले कलर में हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में अगर आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है जो कि है फ़ॉन्ट कलर। तो इससे दोस्तों हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो मैंने ये नीचे की लाइन इस तरीके से पूरी सेलेक्ट कर ली है। तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, फ़ॉन्ट कलर वाले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने माउस का कर्सर इन कलर के ऊपर लेके जाओगे तो आपका टेक्स्ट उसी कलर का हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो भी कलर पसंद हो आप अपनी इच्छा अनुसार अपने टेक्स्ट को वो कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल ये रेड कलर कर लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है कलर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन और देखने के लिए मिल जाएगा, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग, ऐसा ही इसका काम है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में इसका क्या यूज होता है तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जितना भी मैंने ये फॉर्मेटिंग की है इसके अंदर पूरी फॉर्मेटिंग को इस तरीके से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी पैराग्राफ हैं मैंने सारे पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप इस क्लियर फॉर्मेटिंग वाले बटन पर क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो भी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस बटन का इस्तेमाल करके पूरी फॉर्मेटिंग को एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जितने भी बटन हैं इनका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। दोस्तों इसके बाद आप जान लेते हैं पैराग्राफ के अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं उन सभी बटन्स का एमएस वर्ड के अंदर क्या काम है। तो दोस्तों पैराग्राफ में जो सबसे पहला बटन है वो है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट। तो इसका क्या यूज होता है एमएस वर्ड में, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों एमएस वर्ड में जब आप इस तरीके से कुछ भी टाइप करोगे तो टाइप करते समय जितने भी पैराग्राफ्स होंगे पैराग्राफ के अंदर जितनी भी लाइन होंगी वो लाइन लेफ्ट साइड से अलाइन होंगी, यानी कि लेफ्ट साइड से इस तरीके से एक सीध में होंगी। अगर वो लाइन आगे पीछे हो जाती हैं इस तरीके से, जैसे कि आप ये राइट साइड में देख रहे हैं, इस तरीके से अगर वो आगे पीछे हो जाती हैं तो आप पहले वाले बटन का इस्तेमाल करके आप उसे अलाइन कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है, तो मान लीजिए कि एमएस वर्ड में आपने पेज के ऊपर कुछ भी टाइपिंग की है और टाइपिंग करने के दौरान आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से एक सीध में नहीं है और वो लाइनें इस तरीके से आगे पीछे हैं। तो इन सभी लाइनों को अलाइन करने के लिए यानी कि लेफ्ट साइड से एक सीध में करने के लिए सबसे पहले आपको पूरी लाइनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला जो बटन है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट,
इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी लाइनें इस तरीके से लेफ्ट साइड में जो हैं वो अलाइन हो जाएंगी, यानी कि एक सीध में हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी में हमें दूसरा बटन देखने के लिए मिल जाता है सेंटर का। तो MS वर्ड में सेंटर का क्या यूज होता है, तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप जो भी टाइप करोगे, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कंप्यूटर मास्टर टाइप कर लेता हूँ। अब ये मैंने कंप्यूटर मास्टर टाइप कर लिया है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है, यानी कि ये लेफ़्ट साइड से टाइप हुआ है। तो अगर मुझे ये पेज के सेंटर में लेके आना है, यानी कि बीच में लेके आना है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दूसरा वाला जो बटन है सेंटर वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम MS वर्ड में रिज्यूम वगैरह बनाते हैं या केस मेमो वगैरह बनाते हैं, तो उस पर जो हम रिज्यूम या केस मेमो लिखते हैं तो वो सेंटर में होता है। तो इस तरीके से सेंटर में लाने के लिए आप सेंटर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। इसी पैराग्राफ के अंदर तीसरा बटन हमें देखने के लिए मिल जाता है अलाइन टेक्स्ट टू राइट। तो MS वर्ड में इसका क्या काम है, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप MS वर्ड में इस तरीके से कुछ भी टाइप करते हो तो आपने टाइपिंग करते समय देखा होगा कि आपने जो भी टाइप किया है वो लेफ़्ट साइड से तो अलाइन है, यानी कि लेफ़्ट साइड से तो वो एक सीध में है इस तरीके से, लेकिन वो राइट साइड से इस तरीके से आगे पीछे हो जाती हैं। तो इन्हें राइट साइड से अलाइन करने के लिए, यानी कि एक सीध में करने के लिए हम तीसरे वाले बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप तीसरे वाले बटन पर क्लिक करोगे अलाइन टेक्स्ट टू राइट, तो इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से एक सीध में हो जाएगा, यानी कि अलाइन हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से वो इस तरीके से आगे पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका भी आप इस्तेमाल सीख गए होंगे। इसी पैराग्राफ के अंदर हमें चौथा बटन देखने के लिए मिल जाता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई का क्या यूज होता है कि जैसे ही आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करोगे तो ये लेफ्ट से और राइट साइड से एक सीध में हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये दोनों साइड से अलाइन हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जस्टिफाई वाले बटन पर एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से जस्टिफाई होके लेफ्ट और राइट से अलाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करके और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसी पैराग्राफ के अंदर हमें पांचवा बटन देखने के लिए मिल जाता है लाइन स्पेसिंग का। तो MS वर्ड में इसका क्या काम है, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए पहला वाला जो पैराग्राफ है, इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप लाइन स्पेसिंग वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है 1.15 वाला जो लाइन स्पेसिंग का है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी जो लाइनों की स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसी के नीचे 1.5 जो लाइन स्पेसिंग है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से और भी ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी। इसी के नीचे वाले पर करोगे 2.0 पे तो इस तरीके से और भी ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी लाइनों के अंदर। इसी के नीचे 2.5 है, इस पर क्लिक करोगे तो और ज़्यादा लाइनों के अंदर स्पेसिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइनों की जो स्पेसिंग है उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसे भी आप समझ गए होंगे। इसी की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है शेडिंग का। तो दोस्तों, शेडिंग का क्या यूज होता है, तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पैराग्राफ के अंदर जिस कलर से भी शेडिंग देनी है तो आपको वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पीला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ के अंदर शेडिंग दे सकते हो। यहाँ तक आप लुक तक देख सकते हो कि डॉट लगा हुआ है और यहाँ तक मैंने शेडिंग दी है। इसके बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये शेडिंग इस तरीके से, ये जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते जाओगे तो इस तरीके से ये शेडिंग नीचे की तरफ फिल होती चली जाएगी। तो दोस्तों, इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने पैराग्राफ के अंदर शेडिंग दे सकते हो। इसी शेडिंग वाले बटन की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है बॉर्डर बटन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पेज के ऊपर अगर बॉर्डर वगैरह लगाने हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है, सबसे पहले इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर जो लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है, यानी कि पेज के ऊपर और पैराग्राफ के बाहर इस तरीके से यहाँ पर आउटसाइड में बॉर्डर लग चुका है। इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो आपको बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल बॉर्डर जो है इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि जितने भी पूरे पैराग्राफ हैं उनके ऊपर बॉर्डर लग चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, तो जितने भी ये पैराग्राफ हैं तो इनके ऊपर बॉर्डर लग चुका है। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाले बटन के बारे में। अब इसके बाद पैराग्राफ में जो सबसे ऊपर वाला बटन है ये है बुलेट्स का। तो दोस्तों आपको अपने पैराग्राफ के अंदर अगर बुलेट्स लगाने हैं तो यहाँ से आप नए नए बुलेट्स लगा सकते हो। तो आपको बुलेट्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग बुलेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी बुलेट्स लगाने हैं तो आप इस तरीके से बुलेट्स लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो नीचे अपने आप बुलेट्स लगते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको कुछ भी टाइप करना है, बस एंटर बटन प्रेस करना है, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक बुलेट्स लगते चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये बुलेट्स चेंज करने हैं तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से बुलेट्स वाले बटन पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको जो भी बुलेट्स लगाने हैं तो आप अलग अलग बुलेट्स लगा सकते हो। ये वाला बुलेट्स लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नंबरिंग वाले बुलेट्स लगाने हैं तो दूसरे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अलग अलग नंबरिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि 1 2 3 वाली नंबरिंग है, ये रोमन अंक वाली है, ये अल्फ़ाबेट वाली है यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट है, और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है। तो दोस्तों अगर आपको नंबरिंग वाले बुलेट्स लगाने हैं तो आपको नंबरिंग वाले बुलेट के ऊपर एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से नंबरिंग वाले बुलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन्हीं की साइड में यहाँ पर तीसरा वाला जो बटन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट का। तो दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको हेडिंग के अंदर हेडिंग बनानी हो। तो कैसे बनानी है हेडिंग के अंदर हेडिंग, तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबरिंग वाली बुलेट्स ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ फुल फॉर्म ऑफ CPU। इस तरीके से। इसके बाद फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको मल्टी लेवल लिस्ट वाले बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज लिस्ट लेवल का। तो जैसे आप इस पर अपने माउस का कर्सर लेके जाओगे तो हेडिंग के अंदर मुझे हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट वाली बुलेट्स ले लेता हूँ। तो दूसरे नंबर वाली जो अल्फ़ाबेट वाली बुलेट्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट वाली बुलेट आ जाएंगी। तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सेंट्रल। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना। तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक अल्फ़ाबेट वाली जो बुलेट्स है वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ प्रोसेसिंग। उसके बाद फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखनी है यूनिट। तो इस तरीके से आप हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हो। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर फिर 1 वाली हेडिंग यहाँ पर लेके आनी है तो फिर से आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको बैक स्पेस वाली की प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप बैक स्पेस वाली की प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर है वो नंबरिंग वाली बुलेट के नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से फिर से ये 2 टाइप हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ से जो भी टाइप करना है तो इस तरीके से हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको मल्टी लेवल लिस्ट के बटन के ऊपर जाना है और अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको चेंज लिस्ट लेवल के ऊपर जाना है। अगर आपको यहाँ से रोमन अंक सेलेक्ट करने हैं तो रोमन अंक के ऊपर अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप हेडिंग के अंदर हेडिंग बना सकते हो।
तो ठीक है दोस्तों, अब आप इन तीनों बटन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन्हीं की बगल में हमें दो बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है डिस्क्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है, चलिए जान लेते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपने इस तरीके से ये हेडिंग के अंदर जो भी हेडिंगें अभी बनाई हैं, इनको आपको लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो राइट साइड में लाने के लिए यहाँ पर जो तीसरा बटन दिया गया है नीचे, अलाइन टेक्स्ट टू राइट, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने जो भी हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाई थी वो इस तरीके से बिखर चुकी हैं। ये 1 यहाँ पे आ चुका है, 2 यहाँ पर आ चुका है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, और ये रोमन अंक में 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और ये 5 यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये बिखर चुके हैं, यानी कि ये अलाइन नहीं है, एक सीध में नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये एक सीध में भी हों और ये लेफ़्ट साइड में भी आ जाएं, और अगर आप चाहो तो इन्हें राइट साइड में लेके आओ तो भी ये राइट साइड में आ जाएं, लेकिन ये एक सीध में हों, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। तो सबसे पहले इसे मैं पहले जैसा कर लेता हूँ। तो ये पहले जैसे हो चुके हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो दो बटन दिए गए हैं ऊपर, एक है डिस्क्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे आप इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करोगे तो ये एक एक स्टेप करके राइट साइड की तरफ आ जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पर हेडिंग बनाई है तो किस तरीके से लेके आनी है, तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे इंक्रीज इंडेंट पर, तो ये इस तरीके से एक एक स्टेप करके राइट साइड की तरफ आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये राइट साइड में भी आ चुकी है, और ये पहले जैसी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थी एक सीध में, ठीक उसी तरीके से हैं ये। तो इस तरीके से ये एक एक स्टेप करके राइट साइड की तरफ आ जाएंगी। अगर आपको यहाँ से ये लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आनी है तो आपको डिस्क्रीज इंडेंट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक एक स्टेप करके लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप डिस्क्रीज और इंक्रीज इंडेंट का भी इस्तेमाल अच्छे से सीख गए होंगे। इसी की बगल में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है शॉर्ट का। तो MS वर्ड में शॉर्ट का क्या इस्तेमाल होता है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो दोस्तों शॉर्ट वाले बटन को समझने के लिए यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे कि 12, उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 21, उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 4, उसके बाद मैं कर लेता हूँ 8, उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 100, उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोस्तों कुछ नंबरिंग टाइप कर ली है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में शॉर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ओके जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपनी माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी नंबरिंग है यानी कि 100 वो ऊपर आ चुकी है, और उसके बाद 100 के बाद 21 है, 12 है, 8 है, 4 है, 3 है। तो इस तरीके से ये जो सबसे बड़ा अंक है वो ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद जो सबसे छोटा अंक है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर फिर से आपको दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करने के बाद असेंडिंग वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि 3 ऊपर है, 4, 8, 12, 21 और 100, यानी कि जो सबसे छोटा अंक है वो ऊपर है और जो सबसे बड़ा अंक है वो नीचे है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप इसका यूज़ अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ए से लेके के तक के कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। तो इसे सबसे पहले इस तरीके से ऑल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको शॉर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसेंडिंग वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे ओके का जो बटन है इस पर अपनी माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखोगे कि ये के से स्टार्ट हुआ है और ये ए तक आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप अल्फ़ाबेट में इसे शॉर्ट करोगे
तो ये Z से स्टार्ट होगा और A तक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप असेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और ओके कर देते हो तो A ऊपर आ चुका है और ये K नीचे आ चुका है, यानी कि ये A से स्टार्ट होगा और ये Z तक जाएगा। तो इस तरीके से हम MS वर्ड में शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद इसी की साइड में हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है, ये है शो एंड हाइड का। तो MS वर्ड में इसका क्या यूज है, चलिए समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट करने के बाद में ये वाला जो बटन है जिसका नाम है शो एंड हाइड, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ये पैराग्राफ के एंड में, यानी कि जहाँ भी आपने पैराग्राफ को ख़त्म किया है उसके एंड में इस तरीके से प्रत्येक पैराग्राफ के एंड में इस तरीके से सिंबल बन के आ जाएगा। तो MS वर्ड में इसका यही इस्तेमाल होता है कि इससे ये पता चलता है कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पर आके ख़त्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आके इसका एंड हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप इसका भी इस्तेमाल सीख गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद अब बात कर लेते हैं स्टाइल वाले भाग की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें MS वर्ड में पहले से कुछ बनी बनाई स्टाइल मिल जाते हैं जिनको हमें केवल अप्लाई करना होता है और ये पहले से यहाँ पर स्टाइल बनी हुई रहती हैं। बस आपको सिंपल इनको अप्लाई करना है और ये अप्लाई हो जाएंगे। तो आपको किस तरीके से इन्हें अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसे दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरीके से पैराग्राफों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करनी है तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्टाइल है वो है नॉर्मल। तो आप नॉर्मल पर क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नो स्पेस वाली स्टाइल पे कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी पैराग्राफों के बीच में जो स्पेसिंग थी वो स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसे फिर से मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद अगर आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी है तो आपको हेडिंग वाली स्टाइल पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से कुछ हेडिंग जैसा ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग 2 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद अगर हेडिंग 3 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद अगर आप हेडिंग 4 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको आपको केवल बस अप्लाई करना होता है और ये पहले से हमें MS वर्ड में बने बनाए स्टाइल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद हो तो आप अपनी मर्जी के अनुसार वो स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों आपको हेडिंग बनानी है तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप हेडिंग 1 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अगर आप हेडिंग 2 पर कर दोगे तो कुछ इस तरीके की हेडिंग बनकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग हेडिंग मिल जाती हैं। तो आपको जिस तरीके से हेडिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से वो स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर इसी की साइड में यहाँ पर नीचे आपको एक एरो मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर इस पर लेकर जाओगे तो यहाँ पर मोर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से जो भी स्टाइल पसंद हो तो आप अपनी मर्जी के अनुसार वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको ये फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, यानी कि पहले जैसी करनी है। जैसे पहले पैराग्राफ थे तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग का दूसरा वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग हमने की थी तो पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा सबसे नीचे, अप्लाई स्टाइल का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगी, यानी कि जो स्टाइल यहाँ पर थी वही स्टाइल इनके अंदर भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है चेंज स्टाइल का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेट स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको और भी अलग अलग नए नए स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद हो तो बस उस स्टाइल पर क्लिक करना है, तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्टाइल के अंदर कलर फिल करनी है तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स का। तो यहाँ से आप अपनी स्टाइल के अंदर कलर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कलर तभी अप्लाई होंगे जब आप अपने बैकग्राउंड में पहले से कोई कलर सेलेक्ट कर लोगे। इसी के नीचे यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का बटन और मिल जाता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग फ़ॉन्ट के स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि जो फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं वही फ़ॉन्ट के स्टाइल यहीं पर मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो।
तो ठीक है दोस्तों, आप स्टाइल वाले भाग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले वाले भाग के बारे में, यानी कि एडिटिंग वाले भाग के बारे में, कि एमएस वर्ड में एडिटिंग वाले भाग का क्या यूज होता है। तो दोस्तों एडिटिंग वाले भाग में हमें 3 बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो दोस्तों इन तीनों बटन का एमएस वर्ड के अंदर क्या काम है। तो दोस्तों ये तीनों बटन बहुत ही काम के बटन हैं, तो इन बटन को आपको थोड़े ध्यान से समझना है। तो दोस्तों एडिटिंग वाले भाग में सबसे पहला जो बटन है वो है फाइंड का। तो एमएस वर्ड में इसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस वर्ड में फाइंड का जो यूज होता है वो अपने किसी भी पैराग्राफ में किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी कि इस पैराग्राफ में आपको किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना है, यानी कि कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको वो ढूंढना है कि यहाँ पर कितनी जगह लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर। तो आप फाइंड बटन की सहायता से अपने पैराग्राफ में उस वर्ड को ढूंढ सकते हो। तो कैसे इसका यूज करना है। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले फाइंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी वर्ड है, वो वर्ड मुझे ढूंढना है कि पूरे पैराग्राफ में वो कितनी जगह पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अदर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अदर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मुझे अदर ढूंढना है कि पूरे पैराग्राफ के अंदर अदर कितनी जगह पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर मैं अदर टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदर टाइप कर लिया है। उसके बाद ये जो बटन है फाइंड नेक्स्ट का, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक तो अदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक बार और क्लिक करता हूँ तो इन पूरे पैराग्राफ के अंदर अदर जो लिखा हुआ है वो केवल 2 जगह पर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर दोगे तो अदर जो है वो इस तरीके से हाईलाइट हो चुका है। तो इन पूरे पैराग्राफ के अंदर अदर जो वो 2 जगह पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप फाइंड का इस्तेमाल अच्छे से सीख गए होंगे। इसके बाद इसी में हमें दूसरा जो बटन देखने के लिए मिल जाता है वो है रिप्लेस का। तो इसका क्या यूज होता है चलिए जान लेते हैं। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो रिप्लेस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ रिप्लेस करनी है, यानी कि किसी वर्ड के साथ में कोई वर्ड आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये अदर लिखा हुआ है तो अदर को मैं किसी और वर्ड से यहाँ पर रिप्लेस करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो इसे रिप्लेस करने के लिए जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, और जिस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है उसको आपको इस वाले बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर मैं अदर लिख लेता हूँ। तो ऊपर वाले बॉक्स में मैंने अदर लिख लिया है, जो कि यहाँ पर भी अदर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी अदर लिखा हुआ है। और नीचे वाले बॉक्स में मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऊपर अदर लिख लिया है और नीचे कंप्यूटर मास्टर लिख लिया है, यानी कि अदर वाले वर्ड से मुझे कंप्यूटर मास्टर वाला वर्ड रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस वाला जो बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर मास्टर लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि अदर हट चुका है और कंप्यूटर मास्टर इसकी जगह पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये अदर जो लिखा हुआ है तो जैसे भी इस पर मैं एक बार और रिप्लेस करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अदर जो लिखा हुआ था वो 2 जगह पर लिखा हुआ था, यानी कि एक तो यहाँ पर लिखा हुआ था जहाँ पर ये कंप्यूटर मास्टर लिखा हुआ है, और एक अदर यहाँ पर लिखा हुआ था इस कंप्यूटर मास्टर की जगह पर। तो इस तरीके से आप रिप्लेस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जान लेते हैं तीसरे वाले बटन के बारे में, यानी कि सेलेक्ट बटन के बारे में। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल। तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमारा जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक ही पेज है, लेकिन आपके पास 4 पेज हों या 5 पेज हों या 10 पेज हों या 20 पेज हों, जितने भी पेज हों तो उन सभी पेजों के ऊपर आपने इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो सेलेक्ट ऑल की सहायता से वो एक ही बार में पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सेलेक्ट वाले बटन में दूसरा वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो इसका एमएस वर्ड में क्या यूज होता है।
तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले इंसर्ट बटन पे आना है, उसके बाद यहाँ पर शेप्स वाला ऑप्शन है। शेप्स वाले ऑप्शन में यहाँ से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यानी कि ये ओवल शेप है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं एक ओवल शेप ले लेता हूँ। तो ये मैंने ओवल शेप ले लिया है। ओवल शेप लेने के बाद उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है बिहाइंड टेक्स्ट, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद अगर मैं इस ओवल शेप को यहाँ से सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो इस तरीके से ये टेक्स्ट ही सेलेक्ट होंगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट सेलेक्ट ना हो और ये जो ओवल शेप बनाई है आपने, तो इस तरीके से कोई भी आपने इमेज वगैरह ली है और उस इमेज को आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय दोस्तों आप सेलेक्ट टेक्स्ट में ये जो लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जैसे ही आप शेप पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप बहुत ही आसानी से अपनी शेप को सेलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको इमेज कहीं दूसरी जगह पे लेके जानी है तो इस तरीके से आप कहीं दूसरी जगह पर भी लेके जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने कोई इमेज ली है और वो टेक्स्ट के बिहाइंड चली गई है और उसे आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय आप सेलेक्ट टेक्स्ट में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके उस शेप को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद सेलेक्ट बटन में हमें तीसरा वाला जो ऑप्शन मिलता है वो है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों एमएस वर्ड में इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने पैराग्राफ के अंदर सिमिलर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये हेडिंग बनाई है, एक ऊपर ये हेडिंग है और एक ऊपर ये हेडिंग है और ऊपर और नीचे एक ये हेडिंग है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सिमिलर फॉर्मेटिंग की है। तो उस बटन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमको पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट ना करना हो, केवल जितने में हमने सिमिलर फॉर्मेटिंग की है और उतने ही वर्ड को हमको सेलेक्ट करना हो, तो उस समय दोस्तों हम सिमिलर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर होम बटन के अंदर जितने भी भाग हैं, सभी भाग के अंदर जितने भी बटन्स दिए गए हैं, तो सभी बटन्स के बारे में मैंने आपको जितना भी बताया है, तो मैं वीडियो के लास्ट में यही आशा करता हूँ कि आप उन सभी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। और दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी का जो बटन है उसे भी ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले और सीख पाएँ कुछ नया। और दोस्तों आप एमएस वर्ड में किसी भी तरह का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।